हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा इरिगेशन चल रहा था। इरिगेशन पे हमने डैम कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद सीपेज थ्योरी का भी हमने सीपेज एनालिसिस को कंप्लीट किया था। उस पर काफ़ी लंबा टाइम लग गया था। हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम थोड़ी सा आज हम कंप्लीट करेंगे सीपेज थ्योरी को। तो उससे पहले हम सीपेज एनालिसिस को 5 मिनट में जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देन फिर हम क्या करेंगे, सीपेज थ्योरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पहले भी इसको पढ़ चुका है सीपेज एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि सीपेज क्या होता है। तो सीपेज के बारे में जब हमने बात की थी तो देखा था कि हमारा यदि कोई बैरियर है, इस बैरियर में से वाटर का लीक होना है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, सीपेज कहलाता है। जैसे हमने बात की थी कि हमारा कोई सॉइल मास है, सॉइल मास में हमारे क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे और वॉइड्स होंगे। अब इस पे से यदि हम बात करते हैं, हमारा वाटर लीक होकर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, तो उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो सीपेज का मतलब क्या होता है कि जो हमारा वाटर है, वाटर क्या करे, जो होल्स हैं उनके थ्रू हमारा क्या हो, लीक हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सीपेज बोलते हैं। वाटर सीपिंग थ्रू अ सॉइल हैज सम एनर्जी। यदि हम बात करते हैं कि जो हमारा जब वाटर सीप कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं वाटर के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। और वो कौन कौन सी एनर्जी होती है, और जब वाटर हमारा जब सीपेज या लीक कर रहा होता है तो उस कंडीशन पे उसकी एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता है। जैसे यदि हम बात करते हैं कि पॉइंट ए पे यदि हमारा कोई वाटर पार्टिकल है तो उसके पास कुछ ना कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी। और पॉइंट बी तक जब ये लीक होकर वाटर हमारा जाएगा तो उसकी एनर्जी का लॉस हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं कि पार्टिकल ए के पास किस किस प्रकार की एनर्जी मौजूद है, तो उसके पास हमारी प्रेशर एनर्जी मौजूद होती है, कुछ ना कुछ प्रेशर लगाते हुए जाएगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी उस पर होगी, इनबिल्ट होगी, क्योंकि उसी वेलोसिटी के थ्रू ही वो हमारा वाटर क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब यदि हम बात करते हैं, जब हम सीपेज एनालिसिस कर रहे होते हैं तो यहाँ पर एनर्जी के टर्म में चीजों को कैलकुलेट नहीं करते हैं। यहाँ पर जो चीजों को कैलकुलेट किया जाता है वो हेड के टर्म में कैलकुलेट किया जाता है। तो फिर हमको एनर्जी को हेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एनर्जी को यदि हम पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड ले लेते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे यदि हम बात करते हैं कि सारी एनर्जी को हमने यदि पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड कर दिया तो उससे हमारा हेड बन जाएगा। जैसे यदि हम प्रेशर एनर्जी को पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको प्रेशर हेड मिल जाएगा। ऐसे ही हमको वेलोसिटी हेड मिल जाएगा और ऐसे ही हमको डेटम हेड मिल जाएगा। अब ये सारी चीज हम सॉइल मैकेनिक्स में देखते हैं। हमको जितना भी काम का उतना ही हम यहाँ पर देखेंगे, ज्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। यहाँ पर प्रेशर एनर्जी की यदि हम बात करते हैं या प्रेशर हेड की बात करें तो प्रेशर हेड हमारा क्या होता है, P अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। वेलोसिटी हेड क्या होता है, V²/2G। और डेटम हेड हमारा क्या होता है, Z, है ना। डेटम हेड एक रेफरेंस पॉइंट से हमारा जो पार्टिकल है, जैसे पॉइंट ए है, उसकी जो हाइट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डेटम हेड बोलेंगे। क्योंकि हमने रेफरेंस यदि हमने इस पॉइंट को माना तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट ही हमारी क्या होगी, डेटम हेड कहलाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, यदि इसमें से यदि हम वेलोसिटी हेड को हटा दें और सिर्फ प्रेशर हेड और डेटम हेड को बस सम करें तो हमको क्या मिलता है, पीजोमेट्रिक हेड, जो कि पीजोमेट्रिक हेड हमारा आगे यूज होगा। तो पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है, हमारा प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, इन दोनों को मिलाकर ही हमारा क्या बनता है, पीजोमेट्रिक हेड बनता है, या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इसी की सहायता से हमारी बनती है। टोटल हेड हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड, इन सबको यदि हम सम कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल हेड मिल जाएगा। टोटल हेड बेसिकली है क्या, तो टोटल हेड है हमारा एनर्जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड ही हमारा क्या कहलाता है, हेड। तो यदि हम एनर्जी को हेड के टर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो हम आसानी से कैलकुलेशन कर पाते हैं अपने इरिगेशन इंजीनियरिंग में। सॉइल मास, यदि हम बात करते हैं कि जब हमारा किसी भी सॉइल मास में से हमारा जब वाटर यहाँ से लीक होकर जाता है तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जनरेट होता है। किसके बीच में, वाटर और सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जनरेट होगा, जिसके कारण हमारी एनर्जी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हेड लॉस बोलते हैं। क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है तो एनर्जी लॉस पर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेड लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, हो गया है ना, ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम देखेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। यदि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, अभी लाइन की बात नहीं कर रहे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, तो जो हमने अभी लॉस निकाला, क्या निकाला, एनर्जी लॉस, या उसी को हम बोल सकते हैं क्या, हेड लॉस। हेड लॉस को यदि पर यूनिट लेंथ ले लें, सपोज दैट इसकी ये जो सॉइल मास है हमारा, इसकी लेंथ हमारी क्या है, 1 मीटर की है ना। और ये हमारा जो वाटर पार्टिकल है यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, तो जितनी भी एनर्जी का लॉस हुआ इस 1 मीटर पे या इस लेंथ पे, जितनी भी एनर्जी का लॉस हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा HL/L, या इसी को बोल सकते हैं हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब हमको
सीपीएस थ्योरी पढ़नी है तो सीपीएस थ्योरी पढ़ने के लिए हमको जब पाइपिंग पढ़ना है या अपलिफ्ट प्रेशर को पढ़ना है तो उससे पहले हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो थ्योरीज पढ़नी है, ब्लिक थ्योरी पढ़नी है, लेंस थ्योरी पढ़नी है एंड कॉसलास थ्योरी पढ़नी है। अब यदि हम बात करें इन थ्योरी को पढ़ना तो हमको फ्लो नाइट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स में या सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन हमको जितना यहाँ पर काम कहा उतना हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं फ्लो नेट की, तो फ्लो नेट बेसिकली होता क्या है, जो हमारी फ्लो लाइंस हैं, ये हमारी फ्लो लाइंस हैं और जो इक्विपोटेंशियल लाइन है, जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो हमारा एक नेट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो नेट बोलते हैं, है ना। तो फ्लो नेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइन। तो एक फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइन का जो हमारा कॉम्बिनेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लो नेट बोलते हैं। मतलब ये जो हमने पूरा बनाया हुआ है ये क्या है, बेसिकली फ्लो नेट है। अब फ्लो नेट हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि फ्लो नेट की सहायता से हम अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं और यदि हम बात करते हैं तो हम डिस्चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, अपनी इरिगेशन इंजीनियरिंग में बेसिकली हमको दो चीज़ को पढ़ना है, एक तो पाइपिंग को पढ़ना है ना, और एक हमको पढ़ना है अपलिफ्ट प्रेशर को। तो पाइपिंग को हमको किस तरीके से कम करना है और अपलिफ्ट प्रेशर को हमको किस तरीके से कम करना है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी फ्लो नेट की। तो फ्लो नेट की यदि हम बात करते हैं तो इस पर हमारा क्या है, फ्लो लाइन्स होती हैं और हमारी क्या होती है, इक्विपोटेंशियल लाइन होती है। अब दिमाग में आएगा कि फ्लो लाइन्स क्या होती है और इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है। तो जो ये हमारा वाटर है, ये हमारा कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, ये हमारा कोई भी क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। अब हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो जैसे हमारा डैम हो गया, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डैम पढ़ा हुआ है, डैम हो गया, वियर हो गया, बैराज हो गया, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो रेगुलेटर्स, क्रॉस रेगुलेटर्स हो गए, हेड रेगुलेटर्स हो गए, कुछ भी यहाँ पर हम बना सकते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में। बेसिकली यदि हम फ्लो नेट में बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या ली हुई है, पाइल ली हुई है, और ये कैसी आपकी इम्परवियस है ना, और नीचे हमारी क्या है, पूरा ये सॉइल है। अब यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पर ऊपर क्या भरा हुआ है हमारा, ये है वाटर, ये हमारा क्या है, वाटर, ठीक है। तो जब ये वाटर, जब यदि हम बात करते हैं ये हमारा इम्परवियस है, तो वाटर हमारा इस पर से इस साइड तो नहीं जा पाएगा, तो हमारा वाटर किस तरीके से आएगा, हमारा वाटर कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, कुछ इस तरीके से, है ना। तो वाटर की फ्लो को जो रिप्रेजेंट करती हैं हमारी वो लाइंस, ऐसी लाइंस जो वाटर के फ्लो को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लो लाइंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट लाइन होती है हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन क्या कहलाती है, हमारी ऐसी लाइंस जहां पर हेड की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जब सेम हेड की लाइन को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमको क्या मिलती है, इक्विपोटेंशियल लाइन। अब सेम हेड की लाइन से क्या मतलब है, हमने पीजोमेट्रिक हेड, यदि हम बात कर रहे हैं, हमने एक पीजोमीटर लिया, पीजोमीटर को इंसर्ट किया, और पीजोमीटर को इंसर्ट करने के बाद जिन जिन पॉइंट पर हेड इक्वल आ रहा है उन पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो लाइन बनेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल लाइन बोलेंगे। फ्लो लाइन इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रीमलाइन फंक्शन। फ्लो लाइन से हमारा स्ट्रीमलाइन फंक्शन बनता है और इक्विपोटेंशियल लाइन से हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन बनता है, जो कि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में थोड़ी बहुत पढ़ा होगा, है ना। एक हमारा स्ट्रीमलाइन फंक्शन होता है और एक हमारा इक्विपोटेंशियल या वेलोसिटी इक्विपोटेंशियल फंक्शन होता है ना। उसी फंक्शन, जैसे हम खोसला थ्योरी पढ़ेंगे तो हमको इक्विपोटेंशियल लाइंस को, मतलब इक्विपोटेंशियल फंक्शंस को ही कैलकुलेट करना है बेसिकली, है ना। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमने दो चीज देखी, एक तो हमारे पास क्या हो गई, फ्लो लाइंस हो गई, और एक हमारे पास हो गई इक्विपोटेंशियल लाइंस। तो फ्लो की डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट कर रही है वो फ्लो लाइंस है, और जो हमारी सेम हेड की, जो हमारी सेम हेड को रिप्रेजेंट कर रही है उनको हम क्या बोल रहे हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन, है ना। हमने क्या किया, यहाँ पर पीजोमीटर इंसर्ट किया और जिस जिस पॉइंट में हमारा हेड इक्वल आ रहा है उन लाइंस को हमने जोड़ दिया, तो हमको क्या मिल जाएगी, इक्विपोटेंशियल लाइन मिल जाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो चैनल्स। यदि हम बात करते हैं, जैसे हमने ये फ्लो लाइंस बनाई, फ्लो लाइंस कितनी है, यदि इस पर काउंटिंग करना चाहते हो, क्योंकि एग्जाम में कई बार फ्लो लाइंस को ही काउंट करना आपको आना चाहिए। तो जहां से फ्लो लाइंस क्या है, जो वाटर के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारा वाटर का फ्लो इससे सट के कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये एक फ्लो लाइंस हो गई हमारी, दूसरी फ्लो लाइन ये हो गई, तीसरी फ्लो लाइन ये हो गई, चौथी फ्लो लाइन हमारी ये हो गई, और पांचवी फ्लो लाइन हमारी क्या हो गई, ये हो गई, है ना। क्योंकि हमारा वाटर कुछ इससे कुछ इस तरीके से जाएगा होता हुआ, है ना, उससे लग के ये हमारी सीट पाइल है, सीट पाइल के साइड से हमारा वाटर कुछ इस तरीके से क्या क्रिप करता हुआ जाएगा। तो हमारे पास फ्लो लाइंस कितनी होगी, 5 फ्लो लाइंस हो गई, और इनके बीच में जो हमारा ये चैनल बन रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लो चैनल्स बोल रहे हैं। ये क्या है, हमारे फ्लो चैनल्स हैं, है ना। फ्लो चैनल्स में जो भी डिस्चार्ज यहाँ से इंसर्ट होगा, सेम डिस्चार्ज आपका यहाँ पर आपको सेम डिस्चार्ज आपको मिलेगा। मतलब इसके पूरे के पूरे फ्लो चैनल पे हमारी डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि ये तो हमारा क्या हो गया, फ्लो चैनल्स। अब यदि हमको कैलकुलेट करना है कि फ्लो चैनल्स कितने हैं, तो एक बात बताओ, ये हमारी फ्लो लाइंस कितनी है, हमारे पास 5 फ्लो लाइंस है, तो फ्लो चैनल्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 हमारे पास क्या हो जाएंगे, फ्लो चैनल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं
इक्विपोटेंशियल ड्रॉप की, है ना। NF हो गया हमारे पास, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ND, यहाँ पर हम लिख देते हैं ND, है ना। नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप की यदि हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हमको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, इक्विपोटेंशियल लाइंस। तो इक्विपोटेंशियल लाइन कितनी है हमारी, जहां जहां पर हेड सेम होगा, जैसे इस पूरी लाइन पे यदि हम देखेंगे तो हेड की वैल्यू सेम मिलेगी, तो एक इक्विपोटेंशियल लाइन हमारी ये हो गई, सेकेंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, फोर्थ ये हो गई, फिफ्थ ये हो गई, एंड सिक्स्थ जो है इक्विपोटेंशियल लाइन हमारे पास ये मिल गई। यदि हमको इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है कि कितना मिलने वाला है, तो यहाँ पर देखो एक ड्रॉप ये मिलेगा, एक ड्रॉप ये मिलेगा, एक ड्रॉप ये मिलेगा, एक ड्रॉप ये मिलेगा, एक ड्रॉप ये मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी इक्विपोटेंशियल लाइन होगी उससे एक कम हमको क्या मिलेगा, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन -1, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं कि कितना लॉस होगा इन इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में, मतलब यदि हमको कितना लॉस होगा, इस वाले पॉइंट पे कितना लॉस होगा, इस वाले पॉइंट पे कितना लॉस होगा, यहाँ पर कितना लॉस होगा, यहाँ पर कितना लॉस होगा, यहाँ पर कितना लॉस होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल जो है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हेड मिल रहा था वो H है, और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल h है। तो टोटल एनर्जी का जो लॉस हुआ, या जो टोटल हेड का जो लॉस हुआ वो क्या हो जाएगा, H माइनस H। तो यदि हम लॉस ऑफ हेड बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल लाइन, दो इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में यदि हम हेड कैलकुलेट करना चाहते हो तो टोटल हेड डिवाइड बाय क्या कर देंगे, ND कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल हेड जितना है उसमें से हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप को डिवाइड कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा कि हर एक ड्रॉप में या हर एक दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में हमको कितना हेड लॉस मिलने वाला है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं डिस्चार्ज बिटवीन टू फ्लो लाइंस कि हर एक लाइन, अब यदि इसकी टोटल बात करेंगे, इसका टोटल डिस्चार्ज सपोज दैट Q है, यहाँ पर जो टोटल डिस्चार्ज है वो Q है, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कुछ इस तरीके से फ्लो चैनल्स पे। तो यदि हमको हर एक फ्लो चैनल्स पे निकालना है कि कितना हमारा डिस्चार्ज होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल Q में से डिवाइड कर देंगे NF को। तो हमारा क्या मिल जाएगा, डिस्चार्ज बिटवीन टू फ्लो लाइंस मिल जाएगा हमको। और ये इसकी जो वैल्यू होती है हर एक फ्लो लाइंस पे क्या होती है, सेम होती है। तो ये डायग्राम समझ पे आ गया होगा। अच्छा, जब हम इन दोनों को यदि हम बात करते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लो फील्ड। इसको डिटेल में हम सॉइल मैकेनिक्स से पढ़ेंगे कि इसका साइज कैसा होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, किस तरीके का होता है, उसको हम देखेंगे किस तरीके का है ना। तो यहाँ पर जितना काम का उतना मैंने बता दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो फील्ड बोलते हैं, इसको हम फ्लो चैनल्स बोलते हैं, इसको हम इक्विपोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं, ठीक। अब यदि हम बात करते हैं, हमने जो फ्लो नेट पढ़ा, क्यों पढ़ा, तो फ्लो नेट पढ़ने का मेन रीजन ये था कि इससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्चार्ज को और अपलिफ्ट प्रेशर को। अब ये किस तरीके से यदि हम बात करेंगे, हम डिस्चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है Q = K × H NF / ND। NF अपॉन ND को हम क्या बोलते हैं, सेफ फैक्टर बोलते हैं। NF मैंने बता दिया क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, एंड ND क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। H हमारा क्या हो जाएगा, H हमारा क्या हो जाएगा, H हमारा हो जाएगा टोटल हेड, एंड K हमारा क्या हो जाएगा, K हमारा परमेबिलिटी हो जाएगा, है ना। K की वैल्यू गिवन होगी आपको, या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हर एक सॉइल के लिए अलग अलग, सॉइल के लिए अलग अलग K की वैल्यू मिलती है ना, परमेबिलिटी कोफिशिएंट बोलते हैं हम। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर की, तो अपलिफ्ट प्रेशर को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं अपलिफ्ट प्रेशर होता क्या है, तो अपलिफ्ट प्रेशर जैसे यदि हम बात करते हैं, ये हमारा कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इस स्ट्रक्चर में वाटर हमारा नीचे से जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पर लगाएगा वही हमारा क्या होगा, अपलिफ्ट प्रेशर होगा। और इसको हमने डिस्कस किया हुआ है डैम वाले पार्ट में भी, है ना। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि अपलिफ्ट प्रेशर यदि पॉइंट ए पर निकालना है, तो पॉइंट ए पर जो अपलिफ्ट प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, जितना ये वाटर जो पूरा प्रेशर लगाएगा इस पॉइंट पर, तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं पीजोमीटर की सहायता से। तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ए पॉइंट पे हेड की वैल्यू क्या है, कैपिटल H है। यदि हमको निकालना है पॉइंट बी पे अपलिफ्ट प्रेशर कितना आएगा, तो पॉइंट बी पे अपलिफ्ट प्रेशर कितना आएगा, ये तो H आएगा ही आएगा, माइनस हम क्या कर देंगे, ये वाला ड्रॉप और ये इतनी एनर्जी का लॉस हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, H माइनस 2 ड्रॉप है ना हमारी, यहाँ जब पॉइंट बी तक यदि जाओगे तो एक ड्रॉप ये हो गया, एक ड्रॉप ये हो गया, मतलब एक पूरा ड्रॉप, एक ड्रॉप ये। तो इसको यदि हम इसमें से माइनस कर देंगे तो टोटल एनर्जी जो हमारे पास बची वो मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ गया तो कुछ एनर्जी का लॉस हुआ वाटर का, फिर जब वाटर हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट में गया तो उसकी एनर्जी का कुछ लॉस हुआ, तो कितना एनर्जी का लॉस हो गया, 2 डेल्टा H के बराबर। तो इसको कैपिटल H में से इसको माइनस कर देंगे तो हमको अपलिफ्ट प्रेशर हमको मिल जाएगा पॉइंट बी पे। ऐसे हम पॉइंट यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे अपलिफ्ट प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, अब हमको जो डिस्कस करना है वो है हमारा सीपेस थ्योरी। तो सीपेस थ्योरी की यदि हम बात करते हैं, तो सीपेस थ्योरी में आपको पता है कि हमारा कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो, कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो, वो कहाँ पर बना होता है, किसी ना किसी फाउंडेशन पर बना होगा। अब
जनरली ये जो हमारा फाउंडेशन होता है, हो सकता है वो कैसा हो सकता है, इम्परवियस रॉक में बना हो सकता है, या तो वो परवियस रॉक में बना हो सकता है। इंडिया में जनरली जो बने होते हैं वो किस पे, परवियस रॉक में ही हमारा फाउंडेशन बना होता है। अब इसके दो केस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से कि एक केस तो आप वैसे भी सॉइल में पढ़ चुके हो, तो हमको उसको डिस्कस नहीं करना, जिसमें हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या हो। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बोले तो ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हमारा कैसा हो, परवियस हो, और हमारा जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन हमारा क्या हो, इम्परवियस हो। तो इस केस को किस तरीके से डिस्कस करना है ना, इसको हमने सॉइल पे डिस्कस कर चुके हैं, इस पे हम इजीली डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको जो डिस्कस करना है कि जब हमारा जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कैसा है, इम्परवियस है, और जो हमारा फाउंडेशन वाला पार्ट है वो कैसा है, हमारा परवियस है। उस कंडीशन में किस किस प्रकार से फेलियर हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, और उसी को हम क्या बोलेंगे, सीपेस थ्योरी बोलेंगे। यहाँ तक की चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट अब हम आगे देखेंगे हमारी सीपेस थ्योरी कैसे आई, है ना। तो हमने देखे थे दो तरीके के केस। पहला केस है हमारा जब हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कहाँ पर है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके का है, परवियस है। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हमारा फाउंडेशन, तो फाउंडेशन हमारा इम्परवियस है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये फाउंडेशन वाला पार्ट है ये हमारा क्या है, इम्परवियस है, मतलब यहाँ से वाटर इस तरीके से इससे नीचे होकर नहीं जाएगा। और हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ये हमारा क्या है, ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे हमारा डैम, बैराज, वियर, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना। तो ये हमारा क्या है, परवियस है, मतलब वाटर हमारा इस पे से होकर सीप करेगा, जबकि ये हमारा क्या है, इम्परवियस है, जिसके कारण वाटर हमारा यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता। तो इस केस के लिए हमने सीपेज थ्योरी पढ़ी हुई है, सीपेज एनालिसिस पढ़ा कि यदि हमारा ये वाटर यहाँ से एनालिसिस सीपेज करेगा, वाटर यहाँ से सीप करेगा, तो उस कंडीशन में जो डिस्चार्ज आएगा वो हमने देख लिया किस तरीके से, NF/ND, है ना। ये हमने देख लिया, ये हमको बेसिकली सॉइल में पढ़ना होता है। नेक्स्ट यदि सेकंड केस है हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने बात किया इंडिया में जनरली एक ऐसी कंडीशन है कि हमने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को तो हमारा इम्परवियस बना देते हैं, है ना, लेकिन जो हमारा फाउंडेशन वाला पार्ट है, फाउंडेशन वाला पार्ट कैसा रहता है, परवियस, मतलब उस पर से पानी आराम से सीप करके जा सकता है ना। उस कंडीशन पे हम किस तरीके के फेलियर अकर हो सकते हैं, उन चीज़ों को ही डिस्कस करना है हमको। तो हमको पढ़ना भी बेसिकली इसी कंडीशन को है, केस नंबर 2 को, जिसमें हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा इम्परवियस है, ये हमारा इम्परवियस है, ये हमारा क्या है, इम्परवियस है, और जबकि ये हमारा क्या है, परवियस है। मतलब इसमें से वाटर कुछ इस तरीके से फ्लो होकर इस साइड पहुंचेगा, मतलब वाटर हमारा सीप करेगा, है ना। इस कंडीशन पे हमारे किस किस तरीके के फेलियर हो सकते हैं, तो इस पर यदि हम बात करते हैं तो हमारे जनरली 2 तरीके के फेलियर देखे जाते हैं। एक तो हमारे पास होता है सरफेस फ्लो के कारण सीपेज होता है, और एक हमारा होता है सीपेज के कारण। सब सरफेस में सीपेज के कारण हमारा ये क्या होता है, हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ब्रेक कर सकता है या फेल हो सकता है। जैसे यदि हम बात करते हैं सरफेस फ्लो के कारण, ये जैसे सपोज दैट हमारा ये वाटर है यहाँ पर, तो इस वाटर के प्रेशर के कारण हमारा ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। सेकेंड चीज़ ये है कि सेकेंड चीज़ यदि हम बात करते हैं सब सरफेस फ्लो की, तो हमारा वाटर यहाँ से कुछ इस तरीके से जब ये सीप कर रहा है, तो सीप करने के कारण हमारा जो है ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। अब ये किस किस तरीके से फेल हो सकता है सब सरफेस की कंडीशन पे, तो एक तो हमारे पास होता है पाइपिंग, और एक हमारे पास होता है अपलिफ्ट प्रेशर। क्योंकि हमने देखा यहाँ से ये वाटर, यही वाटर हमारा क्या करेगा, अपलिफ्ट प्रेशर लगाएगा। और सेकेंड चीज पाइपिंग क्या होती है कि यहाँ पर एक पाइप के जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके कारण यहाँ की पूरी सॉइल क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, पूरे का पूरा हमारा क्या हो सकता है, फेल हो सकता है ना। तो इन्हीं दोनों को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं पाइपिंग फेलियर, या उसी को हम क्या बोलते हैं, अंडरमाइनिंग बोलते हैं, और एक हमारे पास होता है अपलिफ्ट प्रेशर। तो जो बहुत सारी जो 3 प्रकार की हमको सीपेज थ्योरी दी हुई है, उनमें बेसिकली हमारा काम ही यही रहेगा कि हमको क्या करना है, एक तो पाइपिंग को कम करना है, बोल सकते पाइपिंग को खत्म करना है, और दूसरी चीज हमको क्या करना है, अपलिफ्ट प्रेशर को कम करना है ना। तो जो भी हमारी जैसे ब्लिक क्रीप थ्योरी है, हमारी लेंस क्रीप थ्योरी है हमारी, उसके बाद यदि खोसला थ्योरी है, तो इन लोगों ने सिर्फ 1-2 ही काम किए हैं। एक तो उन्होंने पाइपिंग को खत्म किया है, अब वो किस तरीके से करेंगे वो हम पढ़ेंगे उनकी थ्योरी में, है ना। और अपलिफ्ट प्रेशर को क्या करने की कोशिश की है, रिड्यूस करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पाइपिंग होती क्या है। तो ये हमारा एक डैम बना हुआ है, और ये हमारी क्या बनी हुई है, ये हमारी क्या है, ये हमारी फ्लो लाइन्स है, ये हमारी फ्लो लाइन्स है, और ये हमारी क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन है ना। ये हमारी फ्लो लाइन्स है, और ये हमारी क्या है, ये इनको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये क्या है, हमारी फ्लो लाइन्स है, और ये हमारी क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन है
है ना, इसलिए इसको फ्लो नेट को पढ़ाया था ताकि आसानी से समझ पे आए, है ना। ये हमारा डैम है और डैम हमारा कैसा है, इम्परवियस है, और जो इसके नीचे का फाउंडेशन है वो क्या है, इम्परवियस। तो वाटर हमारा कुछ इस तरीके से फ्लो होकर यहाँ से जाएगा, जिसके कारण हमारी फ्लो लाइंस बनेंगी। अब यदि हम बात करते हैं इस पर, हमको पता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, H/L, है ना। यदि हम बात करेंगे कि I जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है L के, है ना। मतलब L की वैल्यू यदि क्या हो गई हमारी, L की वैल्यू यदि हमारी ज़्यादा हुई तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या L की वैल्यू यदि कम है तो I की वैल्यू ज़्यादा है, और I की वैल्यू यदि ज़्यादा है मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ज़्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं H मतलब हेड लॉस हमारा ज़्यादा होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारी सबसे लास्ट वाली फ्लो फील्ड है, ये हमारी क्या है, इसको मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लो फील्ड बोलते हैं, जहाँ पर फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइन का जो हमको स्क्वायर शेप मिलता है ना, जब एक दूसरे को ये परपेंडिकुलर आपस में काटती हैं तो जो हमको शेप मिलता है, स्क्वायर शेप मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लो फील्ड बोलते हैं। इस फ्लो फील्ड में यदि हम बात करें, सपोज दैट ये जो हमारी फ्लो लाइंस है, इसकी जो लेंथ है वो हमारी क्या है, D1 है, जो कि हमारी डैम के टो वाले रीजन में, ये क्या हमारा डैम का टो है ना। यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर यदि हमको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है इसके एग्जिट वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पर यदि हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ होगा, डेल्टा H, है ना। जितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है डेल्टा H डिवाइड बाय ये जो लेंथ है इसकी, सपोज दैट क्या है, D1 है ना। तो क्या मिल जाएगा हमको, इस वाले पॉइंट में, एंड वाले पॉइंट पे हमको मिल जाएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, है ना। ऐसे यदि हम बात करते हैं इसके दूर में, क्योंकि यदि हम इसकी एंड वाले पॉइंट की बात करते हैं तो वहां पर जो हमको फ्लो फील्ड मिल रही है वो बहुत क्या है, छोटी है। उसके यदि दूर वाले पॉइंट की बात करें, इस वाले पॉइंट की, तो यहाँ पर यदि हम इस वाली फ्लो फील्ड को लें तो इसकी जो लेंथ है D1 के कंपेयर में ज़्यादा है ना। तो वही हमने लिखा हुआ है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू डेल्टा H डिवाइड बाई D1, और हमने एक ले लिया डेल्टा H डिवाइड बाई D2। अब यदि हम इन दोनों को भी कंपेयर करते हैं D1 और D2 को, तो हम देख रहे हैं कि D2 की जो वैल्यू है वो D1 से ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है, इस लास्ट वाले पॉइंट पे हमारी, एग्जिट वाले पॉइंट पे हमारी, या टो वाले रीजन पे हमारी क्या है, जो फ्लो फील्ड मिल रही है उसकी जो लेंथ है ना, वो लेंथ बहुत कम है। और जब लेंथ बहुत कम होगी तो हमारा एनर्जी मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाएगा मतलब उस पर हेड लॉस ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कम लेंथ पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल रहा है, हेड लॉस मिल रहा है, जिसके कारण, इसी के कारण हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू बढ़ रही है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ से जब एनर्जी, देखो कम लेंथ में ज़्यादा एनर्जी का लॉस होना, तो ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वहाँ के जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पर कम लेंथ पे ज़्यादा एनर्जी का लॉस हो रहा है, कम लेंथ पे ज़्यादा एनर्जी का जब लॉस हो रहा है तो वहाँ से जो वहाँ के सॉइल पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा एनर्जी जब उनको मिलेगी तो उसके कारण वो सॉइल पार्टिकल्स वहाँ से क्या हो जाएंगे, उखड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। जब ये एंड पॉइंट से उखड़ना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये वाली प्रक्रिया, ये जो पूरी प्रोसेस धीरे धीरे क्या होती जाएगी, सॉइल पार्टिकल्स यहाँ से निकलते जाएंगे, धीरे धीरे निकलते जाएंगे, और ये पूरी प्रोसेस कहाँ तक पहुँच जाएगी, अपस्ट्रीम साइड तक, और एक स्ट्रक्चर बन जाएगा पाइप के जैसे। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पाइपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज लिखी हुई है, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारी इस वाली फ्लो फील्ड की लेंथ बहुत कम है, और जब लेंथ बहुत कम है तो वहां पे एनर्जी का लॉस, मतलब जो हेड लॉस की वैल्यू है वो ज्यादा मिल जाएगी, जिसके कारण हमको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, है ना। तो ये वही चीज लिखी हुई है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट नियर द डैम इज वेरी हाई, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की जो वैल्यू है डैम के पास में, है ना, नियर द डैम मतलब इस वाले पॉइंट पे वैल्यू हमको ज्यादा मिल रही, कौन से वाले रीजन पे, टो वाले रीजन पे, जिसके कारण एनर्जी का लॉस ज्यादा हो रहा है, और किस कम लेंथ पे एनर्जी का लॉस ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण यहाँ के जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एस्केप होते जा रहे हैं इस कारण, और धीरे धीरे ये प्रोसेस हमारी अपस्ट्रीम साइड की तरफ चलती जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज पाइपिंग, है ना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा कि पाइपिंग स्टार्ट कहाँ से होती है और सीपेज कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हमको पता है सीपेज, हमने देखा सीपेज तो यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से सीप होकर वाटर यहाँ तक पहुँच रहा है, तो सीपेज अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ होता है। जबकि यदि हम पाइपिंग की बात करेंगे तो पाइपिंग कहाँ से हो रहा है, डाउनस्ट्रीम साइड से धीरे धीरे पीछे मतलब अपस्ट्रीम साइड की तरफ जा रहा है। तो पाइपिंग स्टार्ट एट डाउनस्ट्रीम एंड मूव टूवर्ड्स अपस्ट्रीम। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सीपेज की, तो सीपेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ, ठीक है। अब पाइपिंग क्यों हो रही है, या कौन सी चीज ऐसी है जो रिस्पॉन्सिबल है पाइपिंग होने के कारण, तो फ्लो फील्ड की जो स्मॉल लेंथ है वही हमारी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पाइपिंग के लिए। तो स्मॉलर लेंथ ऑफ फ्लो फील्ड नियर द टो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारी जो फ्लो फील्ड है टो के पास की, है ना, उसका बहुत कम होना ही हमारा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पाइपिंग के लिए। तो ड्यू टू पाइपिंग
तो पाइपिंग के कारण क्या हो सकता है, तो हमारा पूरा का पूरा जब ये पूरा पाइप बन जाएगा तो फिर जब ये मिट्टी नहीं बचेगी तो पाइप हमारा पूरा डैम क्या कर सकता है, कोलैप्स कर सकता है, तो जिसके कारण हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में डैमेज हो सकता है डैम का, तो पूरा डैम ही हमारा क्या हो जाएगा, कैटास्ट्रॉफिक डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, पाइपिंग समझ में आ गया होगा, पाइपिंग को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, तो पाइपिंग को कंट्रोल करने के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या ले सकते हैं, अप टू 6 तक ले सकते हैं, है ना। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, जो हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है और जो हमारा एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, इनका जो रेशो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। और इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 6 तक जाएगी। सेकेंड यदि हम बात करते हैं कि इसको किस तरीके से हम पाइपिंग को रिमूव कर सकते हैं, तो पाइपिंग हमारी इस कंडीशन पे हो रही है, तो हम क्या कर दें, इस वाले पॉइंट पे डैम के डाउन स्ट्रीम वाले, सपोज दैट ये हमारा डैम है, तो डैम के यदि हम बात करते हैं, ये हमारा अप स्ट्रीम हो गया, ये डाउन स्ट्रीम हो गया, तो डाउन स्ट्रीम वाले पार्ट में हम यहाँ पर क्या कर दें, कट ऑफ वॉल प्रोवाइड कर दें। तो हमारा जब वाटर यहाँ से आएगा तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी का लॉस हुआ, अब इस वाले पॉइंट में जब पहुंचा तो उसकी एनर्जी काफ़ी कम हो चुकी है वाटर की, और फिर हमारे वाटर को इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, तो जिसके कारण इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा इसकी एनर्जी में लॉस हो जाएगा, इसकी एनर्जी में और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, इसके डाउन स्ट्रीम साइड पर एक कट ऑफ वॉल प्रोवाइड कर देते हैं। एक तो हमारा ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि हम क्या कर दें, इसका जो फ्लोर है, हमारा जो डैम का जो फ्लोर होगा, जो इसका फ्लोर होगा, ये जो हमारा फ्लोर है, इसकी यदि हम लेंथ क्या कर दें, इसकी लेंथ को हम इंक्रीज कर दें, तो हमको हमारा जो वाटर होगा उसको बहुत ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसके कारण उसकी एनर्जी का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिल्टर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब जहाँ से हमारी सॉइल एस्केप आउट हो रही है उस जगह पर हमने एक फिल्टर प्रोवाइड कर दिया। फिल्टर बेसिकली एक सॉइल की लेयर ही है ना, कुछ अलग से हमने वहाँ पर लाके लोहे का लगा नहीं दिया जिसके कारण पानी रुक जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, एक सॉइल की लेयर ही है जिसपे हमने इफेक्टिव साइज के पार्टिकल्स यूज किए हुए हैं, है ना। अब इस फिल्टर को लगाने का क्या पर्पस है, फिल्टर को लगाने का पर्पस ये है कि हम चाहते ये है कि वाटर क्या हो, वाटर बस एस्केप हो, सॉइल पार्टिकल्स वहां से एस्केप आउट ना हो। तो इस कंडीशन पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर फिल्टर प्रोवाइड कर देते हैं। तो पहला केस हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 तक प्रोवाइड कर दी, कट ऑफ वॉल प्रोवाइड कर दिया, कहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ वॉल कहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, डाउन स्ट्रीम साइड पे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, लेंथ इंक्रीज कर देते हैं फ्लोर की, और हम फिल्टर प्रोवाइड कर देते हैं टो रीजन पे, ठीक है। फिल्टर अलाउ द वाटर टू ड्रेन आउट वेरी इजली, फिल्टर का काम क्या होता है, वाटर को आसानी से जाने देता है, एंड टू स्टॉप द माइग्रेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल, और सॉइल पार्टिकल का जो माइग्रेशन है, जो सॉइल पार्टिकल्स वहां से उखड़ के जा रहे होते हैं उनके माइग्रेशन को रोक देता है। दैट इज हेड लॉस नॉट हैपन बिकॉज ऑफ फिल्टर, फिल्टर के कारण यहाँ पर जो इसका ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर हेड लॉस हमको ज़्यादा नहीं मिलता है ना। कुछ केस है हमारे फिल्टर के, इनको हमको लर्न करना है। क्या है, यदि D15 मतलब हम जो जैसे हमने सॉइल पढ़ा हुआ है, D10 साइज के पार्टिकल्स होते हैं, D60 पार्टिकल्स होते हैं, D30 पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे हमारे जो पार्टिकल्स हैं D15, है ना। D15 डिवाइड बाय D85। अब यहाँ पर जो F लिखा है, F का मतलब होता है कि यहाँ पर जो सॉइल यूज किए हुए हैं उनके जो पार्टिकल्स का साइज है वो कैसा है, D15 साइज का है ना, फिल्टर का। और यदि हम बात करते हैं इसके नीचे जो हमारी सॉइल बिछी हुई है वो हमारी प्रोटेक्टेड मटेरियल है, तो उनका जो रेशियो है वो हमारा लेस देन 5 जब होगा, उस कंडीशन पे हम बोलेंगे कि हमारा जो है सॉइल का जो माइग्रेशन है वो नहीं होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, एक कंडीशन ये है कि यदि हमारा D15 डिवाइड बाय D15 फिल्टर डिवाइड बाय प्रोटेक्टेड मटेरियल का जो इफेक्टिव साइज है D15 का, है ना, यदि उसकी जो वैल्यू है 4 से लेकर 20 तक है, उस कंडीशन पे भी हमारा हेड लॉस कम होता है और वाटर हमारा इजीली यहाँ से वाटर बस यहाँ से ड्रेन आउट हो सकता है, सॉइल पार्टिकल्स हमारे एस्केप आउट नहीं होंगे, है ना। तो ये दोनों कंडीशन है जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास ये पूरा पाइपिंग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर को मैंने पहले ही समझा दिया है कि हमारा जो वाटर है, वाटर यहाँ से क्या करेगा, नीचे साइड से ऊपर डैम पे एक प्रेशर लगाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर। और ये कौन सा वाटर होगा, जो हमारा यहाँ से सीप करके इस साइड जा रहा होगा, है ना। ए वाटर परकुलेट इनटू द बेस ऑफ फ्लोर, देन इट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द फ्लोर, है ना। कहाँ पर, फ्लोर पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसको हम, जो कि कहाँ पर होता है, अपवर्ड डायरेक्शन पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर बोलते हैं। अब यदि अपलिफ्ट प्रेशर को रिड्यूस करना है या कंट्रोल करना, तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़, यदि हम बात करते हैं अपलिफ्ट प्रेशर को कम करना है, तो एक कट ऑफ वॉल आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो। जब कट ऑफ वॉल आप डाउन अप स्ट्रीम साइड में प्रोवाइड कर देंगे
कट ऑफ वॉल जब आप अपस्ट्रीम साइड में प्रोवाइड कर देंगे तो इसकी एनर्जी वाटर की यहीं पे ही कम हो जाएगी और वाटर इजीली आपका यहाँ तक पहुँचेगा, तो उसकी एनर्जी काफ़ी कम हो चुकी होगी। तो हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं अपलिफ्ट प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपलिफ्ट प्रेशर में जो कट ऑफ वॉल प्रोवाइड करते हैं वो अपस्ट्रीम साइड में प्रोवाइड करते हैं, जबकि पाइपिंग को कंट्रोल करने के लिए जो कट ऑफ वॉल प्रोवाइड करते हैं वो डाउन स्ट्रीम साइड में प्रोवाइड करते हैं। और क्यों करते हैं मैंने बता दिया। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका ये है कि हमारी जो फ्लोर है ना, फ्लोर की थिकनेस को हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। फ्लोर की थिकनेस को हम इंक्रीज कर देंगे तो उसके कारण हमारा वेट क्या हो जाएगा, डैम का इंक्रीज हो जाएगा, जो कि रेजिस्ट कर लेगा अपलिफ्ट प्रेशर को इजीली। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब जो भी थ्योरी आएंगी उस पर हमको क्या करना है, पाइपिंग को कंट्रोल करना है और अपलिफ्ट प्रेशर को कंट्रोल करना है। तो बेसिकली हम 3 तरीके की थ्योरी अब पढ़ेंगे। देन अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी थ्योरी हैं जिनकी सहायता से हम पाइपिंग और अपलिफ्ट प्रेशर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। पाइपिंग को तो हमको पूरी तरीके से ख़त्म करना है और अपलिफ्ट प्रेशर को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो उसके लिए किसने किसने थ्योरी दी थी? ब्लिक्स ने दी हुई है थ्योरी, लेंस ने दी हुई है थ्योरी और खोसला की थ्योरी है ना। ब्लिक क्रीप थ्योरी, लेंस क्रीप थ्योरी या लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी, और एक है हमारे पास खोसला थ्योरी। तो एक एक करके हम सारी थ्योरी को डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लिक्स क्रीप थ्योरी, है ना, क्रीप थ्योरी। तो इसके हिसाब से यदि हम देखें, सबसे पहले इसने क्या बोला है, इसने एक सेंटेंस बोला है, द परकोलेटिंग वाटर फॉलोज आउटलाइन ऑफ द बेस ऑफ फाउंडेशन। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, बेस ऑफ फाउंडेशन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। जो हमारा वाटर है, जो परकोलेटेड वाटर है, वो जो हमारा बेस का फाउंडेशन है उसी के साथ ही क्या करता है, हमारा फ्लो करता है। ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि बेस ऑफ फाउंडेशन, तो बेस ऑफ फाउंडेशन बेसिकली है क्या, बेस ऑफ फाउंडेशन में यदि हम बात करें तो बेस ऑफ फाउंडेशन में हमारा ये क्या हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा। तो ये हमारा फ्लोर हो गया, प्लस जो हमने ये कट ऑफ वॉल प्रोवाइड करके रखे हैं, ये अपस्ट्रीम कट ऑफ वॉल है, ये इंटरमीडिएट कट ऑफ वॉल और ये डाउन स्ट्रीम कट ऑफ वॉल, है ना। तो जितनी भी हमारी कट ऑफ वॉल हैं, यदि इन दोनों को यदि हम साथ में ले रहे हैं, फ्लोर और कट ऑफ वॉल्स को, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बेस ऑफ फाउंडेशन। तो हमारा जो वाटर जो हमारा परकुलेटिंग वाटर है वो फ्लो करता है कहाँ पर, जो हमारी बेस ऑफ फाउंडेशन है उसी के साथ में। ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से हमारा इसी से बेस ऑफ फाउंडेशन से लगा हुआ हमारा क्या करता है, वाटर फ्लो करता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ब्लिक के हिसाब से, तो ब्लिक ने क्या बोला है, यदि पाइपिंग को खत्म करना है या पाइपिंग को पूरी तरीके से हमको हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट लेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पाइपिंग कैन बी अवॉइडेड इफ सफिशिएंट लेंथ इज प्रोवाइडेड, है ना। सफिशिएंट लेंथ हमको क्या करनी पड़ेगी, ब्लिक ने बोला कि आपको सफिशिएंट लेंथ प्रोवाइड कर दो, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, पाइपिंग को खत्म कर सकते हो। अब हमको पता है पाइपिंग का मतलब क्या होता है। पाइपिंग बेसिकली होती क्या है कि जहां पर हमारा कम लेंथ पे हेड लॉस ज़्यादा हो रहा होता है। अब यदि हम बात कर रहे हैं, हमने यदि लेंथ बढ़ा दी, लेंथ बढ़ा देंगे तो हेड लॉस हमको क्या मिलेगा, लेंथ बढ़ा देंगे तो हमको हेड लॉस कम मिलेगा। और हेड लॉस यदि हमने किसी भी कंडीशन में हेड लॉस को यदि 0 कर दिया तो वहां पर हमारे स्ट्रक्चर में से पाइपिंग क्या हो जाएगी, टोटली खत्म हो जाएगी। तो हमको ब्लिक ने बेसिकली ये बताया है कि हमको क्या करना है, लेंथ को इंक्रीज करना है। जैसे हमने अभी देखा था पाइपिंग के केस में, जो हमारी फ्लो फील्ड थी उसकी लेंथ बहुत कम थी। लेंथ बहुत कम होने के कारण उस पर जो एनर्जी का लॉस था वो बहुत ज़्यादा था। तो जब हम इसकी लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो लेंथ इंक्रीज करने से हमारा क्या हो जाएगा, आपका जो एनर्जी का लॉस है वो कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं किस तरीके से हमको इसकी एनर्जी को कम करना। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सपोज दैट ये हमारा हाइड्रोलिक, ये हमारा क्या था, हमारा ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, और ये यहाँ तक पूरी तरीके से वाटर हमारा क्या है, फुल है ना। अब यदि हम इस वाले केस में देखें यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये टोटल हेड मिल रहा है हमको, हमने लगा के रखे हैं इस पर क्या, कट ऑफ वॉल, और वाटर जो फ्लो हो रहा है इन्हीं कट ऑफ वॉल से होता हुआ हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। अब जब ये हमारा वाटर, जब ये कट ऑफ वॉल हमने क्यों प्रोवाइड की, जिसके कारण हमारी एनर्जी का क्या हो जाए, एनर्जी का लॉस हो जाए। हमको एनर्जी का लॉस ही करना है ताकि यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर रहे ना, है ना। तो हमको हेड की वैल्यू को भी, हेड लॉस की वैल्यू को भी 0 करना है।
अब बेसिकली हमको करना क्या है कि ये यहाँ पर जो हेड मौजूद है, ये हेड यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, मतलब फाउंडेशन जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उस हेड की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा हेड लॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, मतलब हेड लॉस की वैल्यू वहाँ पर 0 हो जाएगी। तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको पता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, HL/L। तो हमने क्या किया, एक सफिशिएंट लेंथ प्रोवाइड कर दी, लेंथ की वैल्यू बढ़ा देंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, आई की वैल्यू कम हो जाएगी और HL की वैल्यू भी, मतलब हेड लॉस की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो बेसिकली हम यदि यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ पर हेड कितना मौजूद है, हमारा H है ना, इस जगह पर हेड जो मौजूद है वो H मौजूद है और यहाँ पर जो हेड मौजूद है वो 0 है। तो टोटल जो हेड लॉस है वो किसके बराबर है, H के बराबर है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, यदि हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बनाते हैं, हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बेसिकली होता क्या है, जो हमने अभी डिस्कस किया था, पीजोमेट्रिक हेड है ना, जहां पे हमारा क्या क्या मौजूद होता है, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। अब जब हमने पीजोमीटर यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है तो उस पर वाटर जो चढ़ेगा वो किसके कारण चढ़ेगा, हमारा प्रेशर हेड के कारण। तो और हमने एक रेफरेंस यदि ले लिया, हमने यदि एक रेफरेंस ले लिया तो इस रेफरेंस से हमको उसकी डेटम हाइट भी पता चलती जाएगी। तो वो हमारी सपोज दैट स्टार्टिंग में कितनी आ रही है, H। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। जैसे हमारा वाटर जब इस कट ऑफ वॉल से, यदि हम बात करते हैं इसके इस वाले पॉइंट पे, कट ऑफ वॉल के जस्ट लेफ्ट में यदि देखेंगे तो यहाँ तक जो हमको हेड मिलने वाला वो H मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पर आए तो इसके कारण कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो गया, है ना। D1 डेप्थ है हमारी अपस्ट्रीम वॉल की, जो डेप्थ है वो कितनी है, अपस्ट्रीम कट ऑफ वॉल की जो डेप्थ है वो कितनी है, D1 है। इसके कारण एनर्जी का लॉस हो गया, जिसके कारण हमारी एनर्जी का लॉस हुआ। और वो कितना लॉस हो गया हमारा, तो यदि हम देखें तो I इक्वल टू क्या होता है, HL/L, है ना। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर जो लेंथ है हमारी वो क्या है, हमारी D1 है। तो इसके कारण जो यहाँ पर लॉस हुआ कट ऑफ वॉल, अपस्ट्रीम वॉल पे, अपस्ट्रीम साइड में जो कट ऑफ वॉल है उसके कारण जो लॉस हुआ वो कितना हो गया, I × 2D1, है ना, क्योंकि ये D1 ऐसे गया और फिर D1 ऐसे आया, तो D1 कितना हो जाएगा, 2D2 हो जाएगा। तो उसके कारण हमारी जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में कुछ लॉस आ गया। फिर धीरे धीरे ये लॉस होता जाएगा, फिर हम पहुंच गए इंटरमीडिएट कट ऑफ वॉल पे। तो इंटरमीडिएट कट ऑफ वॉल के कारण भी हमारी कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ, वो कितना हो गया, I × 2D2। ऐसे जब हम आगे गए D3 कट ऑफ वॉल तक पहुंचे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लॉस हुआ कितना हुआ, I × 2D3, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पर 0। और यही हमको करना था, यदि हमारा लास्ट पॉइंट पे हेड लॉस की जो वैल्यू है यदि वो 0 हो जाएगी तो हमारी पाइपिंग क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो यही चीज किया है किसने, ब्लिग ने। अब इसने बोला है कि सफिशिएंट लेंथ, अब ये तो मैंने बता दिया, लेकिन इसने कितनी सफिशिएंट लेंथ प्रोवाइड की जाए जिसके कारण पाइपिंग क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो सबसे पहले यदि हम बात करते तो लेंथ कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लेंथ कैसे निकलेगी, तो L जो इसकी निकलेगी लेंथ कितनी हो जाएगी, वाटर जितना ट्रेवल कर रहा वो, तो कितना हो जाएगा, D1 प्लस D1 प्लस ये वाली लेंथ B1 प्लस D2, फिर वाटर ऊपर गया प्लस D2 प्लस B2 प्लस D3 प्लस D3, है ना। तो जो टोटल लेंथ है वो कितनी है हमारी, 2D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस B1 प्लस B2, ठीक है। ये L क्या है हमारी, ये L ही है हमारी क्रीप लेंथ, जितना क्रीप का मतलब जितना पानी इस पे से होकर, जिस वो लेंथ जहां से पानी होकर हमारा जा रहा है ना, बेस ऑफ फाउंडेशन से। तो ये लेंथ हमारी क्या आ गई, क्रीप लेंथ आ गई। अब ब्लिग ने ये बोला है कि हमको सफिशिएंट क्रीप लेंथ प्रोवाइड करनी है। वो सफिशिएंट लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो वो सफिशिएंट लेंथ हमारी होनी चाहिए किसके बराबर, C × HL के बराबर, है ना। जो हमको सफिशिएंट लेंथ प्रोवाइड करनी है वो किसके, ब्लिग ने बताया कि वो कितनी होनी चाहिए, C × HL के बराबर। C की वैल्यू क्या है, C हमारा ब्लिग कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ सॉइल पे। जैसे यदि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए C की वैल्यू और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू, मतलब HL/L की वैल्यू क्या होगी। जैसे फाइन सैंड है तो C की वैल्यू कितनी लेनी है, 15 लेनी है। कोर्स सैंड है तो 12 लेनी है। सैंड मिक्स्ड विथ ग्रेवल एंड बोल्डर है तो उसके लिए क्या लेनी, C की वैल्यू 5 to 9 लेनी है। और लाइट सैंड है या मड है तो उस कंडीशन पे हमको जो C की वैल्यू लेनी है वो 8 लेनी है ना। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर यदि हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात करें तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 15 है तो क्या हो जाएगी, 1/15 हो जाएगी I की वैल्यू। ये हो जाएगी 1/12, ये हो जाएगी 1/5 to 1/9, और ये हो जाएगी हमारी 1/8 किसके लिए, लाइट सैंड एंड मड सॉइल के लिए, ठीक है। तो हमको यदि
यदि हमको पाइपिंग को क्या करना है, खत्म करना है, पाइपिंग को स्टॉप करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगी, जो हमारी लेंथ ट्रेवल हो रही है इसकी वैल्यू हमारी ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, सफिशिएंट लेंथ से, तो हमारी पाइपिंग क्या हो जाएगी, टोटली खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, L इज ग्रेटर देन C इंटू HL, ये बोला ब्लिक साहब ने, है ना। या इसको इस तरीके से भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी कंडीशन होगी जिसपे हमारा पाइपिंग नहीं होगा ब्लिक के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा 1/c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू HL अपॉन L, या इसको हम बोल सकते हैं I। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। इसको हमने क्या कर दिया, ये जो लेंथ प्रोवाइड की है इस लेंथ के कारण यहाँ पे हमारा जो है हेड लॉस की वैल्यू 0 हो गई। जब हेड लॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मतलब वहां पर हमको किसी प्रकार की कोई पाइपिंग देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तो हमने पाइपिंग वाला केस डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट केस है हमारा सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर। अब अपलिफ्ट प्रेशर कहाँ से जनरेट होता है, हमारा जो हमारा पर्कुलेटिंग वाटर है, पर्कुलेटिंग वाटर क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन पे एक प्रेशर जनरेट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर बोलते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा एक सेक्शन है ना, डैम का फाउंडेशन है। अब यदि हम इसके इस साइड बात करते हैं तो यहाँ पर तो हमारा क्या है, पूरी तरीके से वाटर फिल है ना, वाटर फिल है, मतलब यहाँ पर खुद का बेस ऑफ फाउंडेशन का वेट प्लस वाटर का वेट ये आ रहा है, और ऊपर से जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन इस साइड यदि हम इसके इस वाले डाउन स्ट्रीम साइड में बात करते हैं तो डाउन स्ट्रीम साइड में हमारा वाटर नहीं है, और जब वाटर नहीं है तो यहाँ से जो आपका अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा वो इस सेगमेंट को क्या कर सकता है, तोड़ सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो उस कंडीशन पे हमको कितनी थिकनेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हम यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे थिकनेस इंक्रीज कर सकते हैं, वो कितनी थिकनेस हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि हमारा अपलिफ्ट प्रेशर को क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक की टोटल जो हाइट है इसको हमने h डैश ले लिया, और यदि हम बात करते हैं ये फ्लोर की थिकनेस को हमने T मान लिया। अपलिफ्ट प्रेशर डैम में बताया था, अपलिफ्ट प्रेशर क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाटर हमारा प्रेशर जनरेट कर रहा है, मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू किस हाइट पे, h डैश, है ना। ये हो जाएगा हमारा अपलिफ्ट प्रेशर। अब हमको अपलिफ्ट प्रेशर ना हो, मतलब अपलिफ्ट प्रेशर से रेजिस्ट करने के लिए जो थिकनेस यदि हमको निकालनी है, यदि इसको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड प्रेशर, जो नीचे की साइड में प्रेशर लग रहा है उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए अपलिफ्ट प्रेशर से, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर है वो सेफ रहेगा, है ना। तो वही हमने कर दिया, डाउनवर्ड प्रेशर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू अपलिफ्ट प्रेशर। अब डाउनवर्ड में यदि हम बात करते हैं, डाउनवर्ड में कौन सा प्रेशर लग रहा है, तो डाउनवर्ड में ये जो हमारा स्लैब है या जो हमारा फ्लोर है उसका यूनिट वेट इनटू कितनी हाइट, थिकनेस, है ना, इज ग्रेटर और इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू h डैश। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू g, है ना, g पुट कर सकते हैं, आप पुट कर लेना, है ना। अभी हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स में हमको सिर्फ जो चीज़ याद करनी है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। फिर मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है, यहाँ पर यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट की जगह पे हमको यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू जी रखना है, और दोनों साइड हमको टी माइनस कर देना। टी माइनस करने के बाद जो आपको फाइनल डेरिवेशन मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा कि टी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू होनी चाहिए किससे, h अपॉन जी माइनस 1 से। h क्या है हमारा, तो h हमारा ये जो हमारी फ्लोर की थिकनेस है वहाँ से लेकर, है ना, उस थिकनेस के ऊपर का जो पार्ट है हमारा जहां तक वाटर लेवल है वो हाइट हमारी क्या कहलाएगी, h कहलाएगी। तो h क्या है, ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन अबव टॉप ऑफ फ्लोर सरफेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना ही करना है। t की वैल्यू जो है हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू होनी चाहिए किससे, h डिवाइड बाय जी माइनस 1 से। अब यदि हम चाहते हैं डिजाइन, जब हम डिजाइन कर रहे होंगे तो डिजाइन करते समय हमको ये एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, इसको हम क्या कर देंगे, 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये सेफ कंडीशन में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा केस 1, जब हमारा यहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं था, इस जगह पे हमारा वाटर प्रेजेंट नहीं था। अब मान के चलो कि हमारा टेल वाटर भी प्रेजेंट है ना, सपोज दैट, इसी में मैं बता देता हूँ, सपोज दैट हमारा टेल वाटर यहाँ तक प्रेजेंट है, जिसकी हाइट है हमारी यहाँ से यहाँ तक HW, जिसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक HW। ठीक है, अब इस कंडीशन पे हमारी थिकनेस कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो इस कंडीशन पे थिकनेस की वैल्यू, इस पर फिर से वही करेंगे, डाउनवर्ड प्रेशर की वैल्यू को ग्रेटर और इक्वल रखना अपवर्ड प्रेशर से। तो अब यहाँ पर डाउनवर्ड प्रेशर में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये तो आएगा ही आएगा, कंक्रीट का यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट इनटू टी, और जो वाटर टेल वाटर जो प्रेजेंट है उसके कारण भी एक वेट हमारा जनरेट होगा किस कंडीशन पर, डाउनवर्ड कंडीशन पे, वो कितना हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू HW, है ना। इसको हम ग्रेटर कर देंगे किससे, अपलिफ्ट प्रेशर से, उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको जो टी की वैल्यू मिलेगी, टी इज ग्रेटर और इक्वल टू कितना मिलेगा हमको, h माइनस HW डिवाइड बाई जी माइनस 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को देख सकते हैं हम, यहाँ पर सिर्फ हाइट h लग रही थी, लेकिन यहाँ पर जो हाइट है
हाइट में कुछ ना कुछ क्या आ गया है, कुछ वैल्यू कम हो गई है ना। तो हम बोल सकते हैं कि यदि टेल वाटर प्रेजेंट होगा, टेल वाटर यदि प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन पे हमको कम थिकनेस की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो ये हमारी पूरी ब्लिक थ्योरी थी, आई होप समझ में आ गई होगी। आगे हम डिस्कस करेंगे लेंस थ्योरी को। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लेंस वेटेड थ्योरी। अब लेंस वेटेड थ्योरी जो है हमारी बिल्कुल सेम है हमारी ब्लिक्स थ्योरी के, मतलब जो भी हमारी ब्लिक्स ने बोला, ब्लिक्स ने सिर्फ एक चीज़ जो बोली थी वो बस डिफरेंट है। जैसे ब्लिक्स ने जो बोला था कि हमारा जो वाटर है कुछ इस तरीके से मूव करता है, हमारा जो है वाटर कुछ इस तरीके से मूव करता है ना। इनने वर्टिकल कट ऑफ वॉल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, है ना। लेकिन यदि हम लेंस की बात करें तो लेंस ने क्या किया था, लेंस ने ये बताया कि जो हमारा कट ऑफ वॉल्स हैं, है ना, कट ऑफ वॉल्स के कारण हमारा अलग इफेक्ट आएगा, मतलब कट ऑफ वॉल के कारण हमारी एनर्जी का जो लॉस है वो ज़्यादा होगा, है ना। इसके लिए इन्होंने कुछ फैक्टर दे दिए, है ना। तो सबसे पहले यदि बात करते हैं लेंस ऑब्जर्व दैट वर्टिकल क्रीप लेंथ इज मोर इफेक्टिव, है ना। जो हम यहाँ पर वर्टिकल क्रीप जो वर्टिकल कट ऑफ जो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वर्टिकल कट ऑफ में इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसके कारण इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। किसके लिए, हेड लॉस के लिए, इन कंपैरिजन टू हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द क्रीप, है ना। जो हमारी हॉरिजॉन्टल यदि हम बात करते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल क्रीप है ना। हॉरिजॉन्टल लेंथ में जो क्रीप मिल रही थी हमारी वो B1 थी और B2 थी। वर्टिकल में यदि हम बात करते हैं तो D1, D2 और D3 ये क्या है, वर्टिकल कट ऑफ वॉल है। तो इनकी वजह से जो हमको क्रीप लेंथ मिल रही है ना, ये ज़्यादा इफेक्टिव है किसके कंपैरिजन में, B1 और B2 के कंपेयर में, है ना। अब कितना इफेक्टिव है तो इसके लिए इनने कुछ फैक्टर डिसाइड कर दिए। इनने बताया कि हमको जब वर्टिकल कट ऑफ लेंगे, वर्टिकल कट ऑफ वॉल लेंगे, वर्टिकल क्रीप को जब हम कंसीडर करेंगे तो वर्टिकल क्रीप क्या है, बेसिकली एक लेंथ है जहां पर वाटर हमारा क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है ना। तो जब हम वर्टिकल क्रीप लेंगे उस कंडीशन पे हम वेटेड फैक्टर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। जबकि यदि हॉरिजॉन्टल क्रीप की यदि हम बात करें, हॉरिजॉन्टल क्रीप मतलब B1 लेंथ और B2 लेंथ के लिए, उस कंडीशन पे हम जो वेटेड फैक्टर लेंगे वो 1/3 ले लेंगे। बाकी जो भी हमारा है, बाकी सारा चीजें क्या होगी, सेम होगी। जैसे हम जब लेंथ निकाल रहे तो लेंथ कैसे निकाल रहे थे, L इक्वल टू हमने कैसे निकाला था, L हमने निकाला था 2D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस B1 प्लस B2। अब ये क्या था, हमारा हॉरिजॉन्टल क्रीप था और ये हमारा क्या था, वर्टिकल क्रीप था। अब यदि हम इस पे बात करें लेंस के हिसाब से, लेंस ने क्या बोला कि ये जो हमारी ये जो लेंथ है हमारी, कौन सी, वर्टिकल क्रीप, ये हमारी ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल क्रीप लेंथ के, है ना। तो इस पे हम क्या कर देंगे, जब ये कम इफेक्टिव होता है इस पर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी सारी की सारी चीज हमारी किसके साथ, जैसे हमने ब्लिक्स क्रीप थ्योरी में पढ़ी थी, है ना। तो यहाँ पर जो L की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, L इक्वल टू हो जाएगा हमारा, मैंने बता दिया, जो हमारी वर्टिकल क्रीप लेंथ है उस पर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारी हॉरिजॉन्टल क्रीप लेंथ है उस पर हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर हम देख लेंगे हमारी जो क्रीप जो सफिशिएंट लेंथ है वो हमारी L से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इस तरीके से हमने बात की थी। अब यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें हमारी ब्लिक्स के जैसे ही हैं। यदि हम बात करते हैं, पहला वाला पॉइंट बस छोड़ दें, पहला वाला पॉइंट छोड़ के, क्योंकि इनने जो बोला है, क्योंकि हमारी ब्लिक्स की लिमिटेशंस सी क्या थी, उसने जो बात की थी कि हमारा जो वाटर क्रीप करेगा वो कैसा करेगा, बेस ऑफ फाउंडेशन पर, है ना। लेकिन इनने यही बोला कि ये हमारा ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू दिस, है ना। हमारी जो वर्टिकल क्रीप लेंथ है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो बाकी सारी चीज़ क्या रहने वाली, सेम रहने वाली है। सेम ऐसे ही आपका ब्लिक्स में भी था कि यदि हमको प्रिवेंट करना है पाइपिंग फेलियर से, तो हमको क्या करना है, अपना जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू है उसको कम रखना 1/CW से। 1/CW, यहाँ पर CW की यदि हम बात करते हैं तो CW क्या होता है, लेंस क्रीप कोफिशिएंट होता है। और यदि हमको अपलिफ्ट प्रेशर अब या अपलिफ्ट फेलियर से हमको बचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, T की वैल्यू ग्रेटर रखनी पड़ेगी H/G-1 से। तो लेंस थ्योरी भी मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे खोसला थ्योरी की, है ना। खोसला थ्योरी में यदि हम देखते हैं तो खोसला ने क्या बोला था, जैसे ब्लिक ने सबसे पहले क्या बोला कि जो वाटर फ्लो करेगा वो कहाँ फ्लो करेगा, हमारे बेस ऑफ फाउंडेशन से। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो लेंस ने क्या बोला, लेंस ने बोला कि हमारा जो वाटर का जो फ्लो होगा, जो ये क्रीप लेंथ मिलेगी वो वर्टिकल में क्या मिलेगी, ज़्यादा, या जो वर्टिकल क्रीप होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल क्रीप के। लेकिन खोसला ने ये बोला कि हमारा वाटर इस तरीके से मूव नहीं करता, हमारा वाटर कुछ इस तरीके से मूव करता है कि अपस्ट्रीम वॉल तो हमारी इफेक्टिव रहती है और डाउन स्ट्रीम वॉल भी हमारी इफेक्टिव रहती है, लेकिन यदि बीच में कहीं पे इंटरमीडिएट वॉल है तो वो हमारी इफेक्टिव नहीं होती। कुछ इस तरीके से हमारा वाटर का फ्लो होता है
ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे होते हैं, वेयर हमने पहले ही बात की है, वेयर हो गया, बैराज हो गया, हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, वियर लिया हुआ है। आपने यदि पढ़ा होगा वियर और बैराज में डिफरेंस है ना। वियर क्या होता है, तो वियर भी हमारा एक प्रकार का हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ही है, जो कि वाटर को क्या करके रखता है, रोक के रखता है, वाटर को रोक लेता है, और वाटर को दूसरी डायरेक्शन पे यदि डाइवर्ट करना है तो वाटर को हम वियर की हेल्प से डाइवर्ट कर सकते हैं। हम एक ऑब्स्ट्रक्शन बना देते हैं, वही हमारा क्या है, वियर, जिसकी सहायता से हम दूसरे कैनाल में वाटर को भेज सकते हैं। अब वियर एंड बैराज में क्या डिफरेंस है, वियर एंड बैराज में क्या डिफरेंस है, तो यदि हम वियर की बात करें तो जो हमारा वियर होता है, वियर में जो इसकी वियर वॉल होती है, जो इसकी वियर वॉल, ये जो हमारी ये क्या है, वियर वॉल है, और इसमें जो गेट है ना, इसकी जो वियर वॉल होती है, वियर वॉल इसकी क्या होती है, ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू गेट। मतलब यहाँ पर हमारा जो वाटर फिल होता है, वो हमारा वाटर इस वियर वॉल पे ज़्यादा फिल होता है ना। गेट हमारा, उसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है, जबकि जो वियर वॉल है वो हमारा ज़्यादा होता है। और यदि हम बैराज की बात करते हैं तो बैराज में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, हमारा बैराज में जो वियर वॉल है वो कम है, जबकि गेट की जो हाइट है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इसमें जो वाटर भरा होता है वो किसके कारण होता है, गेट के कारण। मतलब कंट्रोलिंग किसके हाथ में है, गेट में है, किसमें, बैराज में। ठीक है, तो ये सिंपल सा था, ये समझ में आ गया होगा। खोसला थ्योरी की यदि हम बात करते हैं तो ये हमने एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाया, ये इसका बेस ऑफ फाउंडेशन है। इस पे हमारी क्या है, अप स्ट्रीम साइड में हमने कट ऑफ वॉल प्रोवाइड की हुई है, और डाउन स्ट्रीम साइड में हमने कट ऑफ वॉल प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, तो इसका यदि हम बात करते हैं लाप्लास इक्वेशन में, बेसिकली हमको निकालना क्या होता है, तो हमको रेसिडुअल पोटेंशियल फंक्शन, या हम बोल सकते हैं हमको पोटेंशियल फंक्शन अलग अलग पॉइंट पे, जैसे यदि हम बात करते हैं हमको इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे हमको निकालना है अपलिफ्ट प्रेशर, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। अब अपलिफ्ट प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो अपलिफ्ट प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं किसकी हेल्प से, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की हेल्प से। किस तरीके से करेंगे हम आगे देखेंगे, कुछ पॉइंट इसके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, सीपिंग वाटर डज नॉट क्रीप अलोंग द बॉटम, है ना। तो खोसला ने सबसे पहले क्या बोला, जो सीपिंग वाटर है वो अलोंग द बॉटम, जो क्रीप लेंथ है, जो क्रीप है अलोंग द बॉटम नहीं होता। ये कैसे मूव करता, मूव अलोंग द सेट ऑफ स्ट्रीम लाइंस एंड फ्लो लाइंस, है ना, या स्ट्रीम लाइंस को हम क्या बोलते हैं, फ्लो लाइंस बोलते हैं, है ना। तो जो हमारा वाटर फ्लो करता है वो किस हिसाब से करता है, फ्लो लाइंस के हिसाब से हमारा वाटर क्या करता है, मूव करता है हमारा, जैसे अभी तक मूव कर रहा था ब्लिक्स में और लेंस में, उस तरीके से मूव नहीं करता। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, जब हमारा स्ट्रीम लाइन आ गया यहाँ पर, मतलब हमारा कहीं ना कहीं फ्लो नेट आ गया। अब फ्लो नेट को जो बनाया जाता है वो लाप्लास इक्वेशन की हेल्प से बनाया जाता है। टू सेट्स ऑफ कर्व होते हैं जिससे हमको फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइन मिलती है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या यूज हो जाएगी, लाप्लास इक्वेशन यूज हो जाएगी। फॉर द स्टडी सीपेज इन द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में यहाँ पर जो फ्लो लाइंस है वो जनरली क्या होती है, वर्टिकल होती है। यहाँ पर भी इस तरीके से वर्टिकल ही जाती है ना। तो वर्टिकल प्लेन फॉर होमोजीनियस सॉइल कैन बी एनालाइज्ड बाय लाप्लास इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन की सहायता से हम खोसला थ्योरी को स्टडी करते हैं, है ना, और जिससे कि हमको स्ट्रीम लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस मिलती है। ये हमारी इक्विपोटेंशियल लाइंस है, ये हमारी फ्लो लाइंस है। इस पर मेन यदि हम बात करते हैं तो हम इस पर बात करते हैं क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट। क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट मतलब इस वाले पॉइंट पर बेसिकली हमको क्या करना है, पाइपिंग और अपलिफ्ट प्रेशर को कैलकुलेट करना है। पाइपिंग को हमको खत्म करना है और अपलिफ्ट प्रेशर को रिड्यूस करना है। तो अपलिफ्ट प्रेशर, यदि पाइपिंग को कम करना है तो हमको एग्जिट ग्रेडियंट पर जो हेड लॉस आ रहा था उसकी वैल्यू को हमको क्या करना है, कम करना है। क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट की यदि हम बात करें तो क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट हमको मिलता कहाँ पर है ना। एग्जिट की यदि हम बात करें तो एग्जिट हमारा ये वाला पॉइंट है ना, एग्जिट ग्रेडियंट। अब इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये कैसे आएगा हमारा, तो इसको सॉइल में पढ़ा होगा। यदि इस वाले पॉइंट पे हमने क्या किया, एक ये वाला पूरा इसको हमने जूम करके देखा, ये कुछ इस तरीके से है ना, इसका वॉल्यूम हमने 1 ले लिया। तो इस पे यदि हम बात करेंगे तो एक तो सीपीएस फोर्स इस पे क्या लग रहा है और एक इस पे क्या लग रहा है, सबमर्ज्ड वेट लग रहा है। जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, है ना, तो उस कंडीशन पे हमारा जो फ्लो होता है, जो हमारा ग्रेडियंट मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, क्रिटिकल ग्रेडियंट मिलेगा, है ना, या एग्जिट क्रिटिकल ग्रेडियंट मिलेगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। हमको सॉइल में, हमने इसको सॉइल में भी क्विकसैंड कंडीशन में पढ़ा हुआ, सेम कंडीशन यहाँ पर भी बन रही है। सीपीएस फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबमर्ज्ड वेट हो जाएगा। सीपीएस फोर्स क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू आई इनटू 1, क्योंकि वॉल्यूम हमारा क्या है, 1 है। ऐसे ही सबमर्ज्ड वेट की यदि हम बात करेंगे तो सबमर्ज्ड वेट यहाँ पर लग रहा होगा, सबमर्ज्ड वेट क्या हो जाएगा हमारा, गामा सबमर्ज्ड इनटू 1। इस कंडीशन पे जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, उस कंडीशन पे जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो क्रिटिकल ग्रेडियंट के बराबर होता है, जिसको हम बोल सकते हैं आई से इक्वल टू, यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगी, हमारा क्या आ जाएगा, गामा सबमर्ज्ड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, है ना। एक फॉर्मूला और सॉइल में पढ़ा होगा आपने, आई से इक्वल टू G-1 यदि हम बात करते हैं वियर सॉइल, जो जिस सॉइल से हमारा यहाँ पर वियर बना हुआ है, उसकी जी की वैल्यू हमारी क्या है 2.65 है, और एन की वैल्यू जो वाइड रेशियो है वो हमारा 0.4 है। उस कंडीशन पे जो हमको आई
क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट की जो वैल्यू है वो हमको क्या मिलती है, 1 मिलती है। क्रिटिकल ग्रेडियंट की वैल्यू कम मिलती है, 1 मिलती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी की यदि हम बात करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिवाइड बाय एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इनका रेशियो हमारा क्या कहलाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और यदि आपको सेफ रखना तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 4 से लेकर 5 तक रखनी है, किसके लिए, बियर और बैराज के लिए, है ना। ये तो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली खोसला ने किया क्या है पाइपिंग को कम करने के लिए, पाइपिंग को खत्म करने के लिए और अपने प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। तो इसके लिए खोसला ने अपनी एक मेथड दी हुई है, जिस मेथड का नाम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमको डायरेक्ट पढ़ने हैं, है ना। गिव्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड, जिसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर निकाल सकते हैं और एग्जिट ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। अपलिफ्ट प्रेशर निकाल सकते हैं एंड एग्जिट ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारी एक प्रोफाइल बनी हुई है, इस प्रोफाइल को हमको क्या करना है, सिंपल फॉर्म पे तोड़ना है और फिर हम एक एक को क्या करते जाएंगे, एनालाइज करते जाएंगे। इन दिस मेथड द कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल ऑफ वेयर बैराज इज ब्रोकन इनटू द नंबर ऑफ सिंपल प्रोफाइल्स, है ना। जो कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल है उसको सिंपल प्रोफाइल्स में ब्रेक कर लेंगे, देन ईच प्रोफाइल कैन बी सॉल्व मैथमेटिकली, और हर एक प्रोफाइल को मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यदि हम बात करते हैं मोस्ट सिंपल प्रोफाइल विच आर यूजफुल आर एज अंडर, तो यदि हम बात करते हैं मोस्ट सिंपल प्रोफाइल किस तरीके की बनेंगे जो हम इसको ब्रेक करेंगे, तो सबसे पहले क्या है हमारी आ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल फ्लोर कैसा होना चाहिए, इसने बोला है स्ट्रेट होना चाहिए, और उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, निग्लिजिबल होनी चाहिए, विथ अ कट ऑफ वॉल एट अपस्ट्रीम साइड। हमने इसका ये वाला पोर्शन काटा और इसको ये बनाया, अब हम इसको एनालाइज करेंगे। ऐसे यदि हम बात करते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट में, यदि हमने इसका ये वाला पार्ट कट कर लिया, उसकी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से बनेगी, इंटरमीडिएट कट ऑफ वॉल की, है ना। ये पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, हम इसको एनालाइज कर लेंगे और ऐसे हम डाउन स्ट्रीम साइड में भी इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू मिलेगी, अब इस पर हमने ये माना कि हमारा जो ये फ्लोर है, ये फ्लोर कैसा है हमारा, इसकी थिकनेस निग्लिजिबल है और कैसा हमारा स्ट्रेट है, इसमें किसी प्रकार का कोई स्लोप नहीं है, ठीक है। हम इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, जो भी वैल्यू हमारी आएगी उस वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर कुछ ना कुछ करेक्शन आते हैं। करेक्शंस कौन कौन से होते हैं हमारे, पहली चीज तो ये हमारी जो अपस्ट्रीम वॉल है या इंटरमीडिएट कट ऑफ वॉल है या डाउनस्ट्रीम कट ऑफ वॉल है, ये एक दूसरे के इंटरफेरेंस के कारण कुछ ना कुछ इफेक्टेड होंगी, जिसके कारण हमको इस पर करेक्शन लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि हमने ये माना है स्टार्टिंग में कि ये हमारी कैसी, इसकी थिकनेस निग्लिजिबल है, तो कुछ ना कुछ हमको थिकनेस के लिए भी हमको करेक्शन लगाने पड़ेंगे, तो फ्लोर थिकनेस के लिए भी हमको करेक्शन लगाने पड़ेंगे, और करेक्शन लगाने के बाद हम फिर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही डाउन स्ट्रीम साइड में यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, तो एक तो हमारा स्ट्रेट था, तो स्ट्रेट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्लोप करेक्शन लगाना पड़ेगा, या फ्लोर की जो हमने स्ट्रेट माना, स्ट्रेट की जगह हमको स्लोप करेक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, थिकनेस हमने नेग्लिजिबल मानी है तो थिकनेस करेक्शन लगाना पड़ेगा, और एक चीज और हमने क्या किया है कि इनके इंटरफेरेंस के कारण भी कुछ ना कुछ हमारी वैल्यू चेंज होगी, हमको उन करेक्शंस को भी लगाना पड़ेगा, और उन करेक्शंस को लगाने के बाद इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इतना पॉइंट ये पूरा समझ पे आ गया होगा, है ना। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से आप क्या कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना। अब इनकी वैल्यू को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे आगे। अब हम देखेंगे किस तरीके से हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है अपस्ट्रीम वॉल पे, इंटरमीडिएट वॉल पे एंड डाउन स्ट्रीम कट ऑफ वॉल पे, ठीक है। ये हमारी पूरी की पूरी एक प्रोफाइल बनी हुई है। सबसे पहले हम इसको क्या किया, हमने सिंपल फॉर्म पे तोड़ लिया। अब हमको इस पर अपलिफ्ट प्रेशर, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो इस जगह पर कैलकुलेट करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है, यहाँ पर इन जगह पे हमको क्या करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है, अपलिफ्ट प्रेशर। तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन पे भी हमारा क्या हमको मिलता है, एक फंक्शन जिसका नाम होता है हमारा इक्विपोटेंशियल फंक्शन, ठीक है, जिसको हम फाई से शो करते हैं। और यहाँ पर बेसिकली हमको कैलकुलेट, क्योंकि इनिशियल में हम यदि देखेंगे तो कुछ ना कुछ प्रेशर रहा होगा, उस पर कुछ ना कुछ प्रेशर रहा होगा। फिर जब हमने वॉल प्रोवाइड की तो वॉल प्रोवाइड करने के बाद उस पर कुछ अलग प्रेशर रहा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज रेसिडुअल प्रेशर। जो उस पर प्रेशर पहले से उस पर क्या है, मौजूद है ना, उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो हम फाई कैलकुलेट करेंगे बेसिकली किस किस पॉइंट पे, इसके अपस्ट्रीम वॉल पे। यदि x1 पे कैलकुलेट करना है फाई x1 कैलकुलेट करना है, फाई y1 कैलकुलेट करना है, फाई z1 कैलकुलेट करना है अपस्ट्रीम के केस के लिए। ऐसे यदि हम बात करते हैं, हमको यदि इंटरमीडिएट पे तो x2 निकालना पड़ेगा, मतलब हमको परसेंटेज रेसिडुअल प्रेशर निकालना है x2 पॉइंट पे, y2 पॉइंट पे और z2 पॉइंट पे, है ना।
ऐसे यदि हम बात करें, बेसिकली है क्या, ये अपलिफ्ट प्रेशर, इनिशियल में कुछ ना कुछ अपलिफ्ट प्रेशर रहा होगा, है ना। फिर वॉल्स जब हमने प्रोवाइड की तो उसके प्रेशर में क्या आई होगी, कुछ ना कुछ कमी आई होगी, है ना। वो कितनी का कमी आई होगी, वही हमारा क्या है, परसेंटेज रेसिडुअल प्रेशर। अब इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन थोड़ी सा लेंदी है ना, हमको डेरिवेशन पे नहीं जाना। जो फॉर्मूले हैं जो एग्जाम पे आते हैं, हम डायरेक्ट उन फॉर्मूले को देखेंगे। इन जनरली इस पे से क्वेश्चंस जो है ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, आप चाहो तो इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हो, है ना। इस पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही फॉर्मूला आप ज़्यादा हो तो याद कर सकते हो, एग्जिट ग्रेडियंट का, है ना। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इनके फॉर्मूले यदि आप याद कर सकते हो तो इनको याद कर लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलेशन फॉर अप स्ट्रीम वॉल। अप स्ट्रीम वॉल का यदि हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो अप स्ट्रीम वॉल के कैलकुलेशन के टाइम पे आपको एक इमेजिनरी डाउन स्ट्रीम वॉल लेनी पड़ती है ना। इमेजिनरी डाउन स्ट्रीम वॉल क्या है, हमने इसका ये वाला सेक्शन काट लिया और हमको इस पे हमको कैलकुलेशन करना है, मतलब हमको अपलिफ्ट प्रेशर यहाँ पर कैलकुलेट करना है, y1 पे कैलकुलेट करना है और z1 पे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं खोसला ने, तो खोसला ने जो अपलिफ्ट प्रेशर की बात की है वो किसके थ्रू की हुई है, इक्विपोटेंशियल फंक्शन के द्वारा, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, जो कि हमारा परसेंटेज रेसिडुअल प्रेशर होता है ना। इसके लिए हमने क्या किया, फिर से सुनना, इसके लिए हमने क्या किया, एक इमेजिनरी डाउन स्ट्रीम वॉल ली, है ना, डाउन स्ट्रीम वॉल ली और उस पर जो फॉर्मूले आएंगे उसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, अप स्ट्रीम पे, हमारा अप स्ट्रीम कट ऑफ वॉल पे हम अपलिफ्ट प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा हेड स्मॉल एच है, यहाँ तक हमारा वाटर फिल है, ये हमारी डाउन स्ट्रीम वॉल है जिसकी डेप्थ हमारी क्या है, डाउन स्ट्रीम कट ऑफ वॉल है जिसकी जो डेप्थ है वो क्या है, डी है, और इसकी जो विड्थ है वो क्या है, हमारी बी है फाउंडेशन की। तो इसके लिए यदि हम बात करते हैं इसके इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पे हम निकालेंगे अपलिफ्ट प्रेशर। तो इस पे जो अपलिफ्ट प्रेशर इस वाले एक्स पॉइंट पे निकलेगा वो क्या होता है हमारा 1/पाई cos इनवर्स लैम्डा -2 डिवाइड बाई लैम्डा। यदि हम y पे बात करेंगे तो y पे किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो y के लिए जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है 1/पाई, ये तो हमारा सेम ही है 1/पाई cos इनवर्स। यहाँ पर क्या होता है, ऊपर जब हम यहाँ पर निकाल रहे होते हैं तो लैम्डा -2 डिवाइड बाई लैम्डा, जबकि हम यदि y पे निकाल रहे होते हैं तो यहाँ पर 2 की जगह क्या आ जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर लैम्डा -2 किया, यहाँ पर लैम्डा -1 हो जाता, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं, है ना, जब हमने y पे निकाला। उसके बाद यदि हम बात करते हैं लैम्डा, बेसिकली ये जो लैम्डा लिखा हुआ है लैम्डा है क्या, तो लैम्डा इक्वल टू कैसे निकलेगा 1 + √1 + अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर बात आती है कि ये अल्फा क्या है, तो अल्फा हमारा रेशो होता है बी और डी का, बी हमारा ये है, डी हमारा ये है ना। तो क्या यदि हम यहाँ पर x पे निकाल रहे हैं तो -2 करना है, और यदि हम बात कर रहे हैं y पे तो y पे हमारा क्या हो जाएगा -1, बाकी चीज़ें सेम है, आसानी से याद हो जाएगा 1/पाई cos इनवर्स लैम्डा -2 डिवाइड बाय लैम्डा, और इसके लिए हो जाएगा लैम्डा -1। और ये वाला फॉर्मूला बेसिकली हमने मैथ्स में 10th क्लास में ही पढ़ा हो, इस तरीके का फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + √1 + अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और अल्फा क्या हो जाएगा b/d। अब यदि हम यहाँ पर डाउन स्ट्रीम पर, तो ये वाली वैल्यू तो मिल जाएगी, वाली वैल्यू। अब यहाँ पर जेट की वैल्यू क्यों नहीं लिखी, क्योंकि डाउन स्ट्रीम साइड है, वहाँ पर तो पाइपिंग को यदि अपलिफ्ट प्रेशर कम करना तो यहाँ पर आपका हेड लॉस पूरा 0 आना चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यू 0 आएगी, है ना। अब हम यदि बात कर रहे हैं, हमारा मेन कंसर्न क्या है, हमको निकालना इस वाले पॉइंट पे है, अप स्ट्रीम वॉल पे, है ना, अप स्ट्रीम कट ऑफ वॉल पे निकालना है हमको। तो हमको x1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब फाई x1 कैलकुलेट करना है, फाई y1 कैलकुलेट करना है और फाई z1 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यदि हम x1 यदि कैलकुलेट करेंगे तो x1 हमारा क्या आएगा, यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो किसके बराबर आएगा, h के बराबर ही आएगा। तो यहाँ पर जो हमारे जो परसेंटेज रेसिडुअल प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, h आएगा। यदि हम y पे बात करेंगे तो y पे कितना आएगा, y पे आएगा 100 - y, जो यहाँ पर y की वैल्यू है उस पर इसको यदि 100 से माइनस कर देंगे तो हमको इस वाले पॉइंट पर वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे यदि हम z पे बात करेंगे तो z पे कितना आएगा, जो हमारी x1 की वैल्यू है, यदि हम इसको 100 से माइनस कर देंगे तो हमको z पॉइंट पे क्या मिल जाएगा, अपलिफ्ट प्रेशर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन फॉर इंटरमीडिएट कट ऑफ वॉल। अब इंटरमीडिएट कट ऑफ वॉल की यदि हम बात करेंगे तो ये हमारी ये वाला पोर्शन जो हमने इसको कट किया और यहाँ पर हमने इसको लेके अगर और इसको हमको सॉल्व करना, मतलब हमको इस वक्त इस वाले पॉइंट पे अपलिफ्ट प्रेशर निकालना है, यहाँ पर निकालना है और यहाँ पर निकालना है। मतलब हमको कैलकुलेट क्या करना, फाई x2, फाई y2 एंड फाई z2, ये कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए अब यहाँ पर देखो, जब इंटरमीडिएट साइड में इस वाले पॉइंट में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम है, यहाँ पर -1 आएगा, जबकि जब हम यहाँ देख रहे थे तो अप स्ट्रीम वॉल पे यहाँ पर -1 था, है ना, मतलब यहाँ पर हमने -1 लिया था जब हमने y लिया था डाउन स्ट्रीम वॉल पे, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं y2 की, जब हम निकाल रहे हैं इस वाले पॉइंट पे तो y2 में क्या हो जाएगा, λ1 - लैम्डा।
अब यहाँ पर एक नई टर्म आ गई, एक तो लैम्डा के बारे में हमको पता है, यहाँ पर आ गया लैम्डा 1 है ना, अब उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे यदि हम बात करते हैं Z2 पे कैलकुलेट करने के लिए तो हमारा सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पर लैम्डा 1 -1 है, उसकी जगह क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। अब इस पर दो नई टर्म आई है, एक तो है हमारा लैम्डा 1 और एक है हमारे पास लैम्डा। अब यदि हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो जैसा हमारा फॉर्मूला यहाँ पर था उससे थोड़ी सा डिफरेंट है। यहाँ पर वैल्यू क्या है 1√1 प्लस अल्फा 1 स्क्वायर प्लस, यहाँ पर याद रखना जब लैम्डा निकालोगे तो हमको क्या मिलेगा वैल्यू प्लस √1 प्लस अल्फा 2 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे अल्फा 1 भी मिल गया और अल्फा 2 भी मिल गया, क्योंकि हमको ये दो डिस्टेंस देखने को मिल रही है, एक B1 देखने को मिल रहा है, एक B2 देखने को मिल रहा है, इसलिए हमको यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2 देखने को मिल रहा है। अब यदि हम लैम्डा 1 की बात करेंगे तो लैम्डा 1 पे कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा हमारा माइनस आ जाएगा, बाकी हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम है। अल्फा 1 इक्वल टू हो जाएगा B1 डिवाइड बाई D, मतलब ये अल्फा 1 और इस साइड का क्या हो जाएगा ये अल्फा 2 B2 डिवाइड बाई D। अब कैलकुलेशन फॉर डाउन स्ट्रीम वॉल पे जो हमने ये इमेजनरी लिया था सेम सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर आ जाएंगे हमारे, कुछ भी नया नहीं है ना। जैसे हमको x3 निकालना है तो x3 यहाँ पर क्या आता -2, यहाँ पर क्या आता -1 और इस वाले पॉइंट पे तो कुछ अपलिफ्ट प्रेशर निकलेगा नहीं जेट पे, है ना, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और लैम्डा क्या होता है हमने पहले भी डिस्कस किया हो 1 प्लस √1 प्लस लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय 2, लैम्डा क्या है B/D। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, करेक्शन लगाने के बाद हमको ये वैल्यू मिलेगी किसकी, अपलिफ्ट प्रेशर की, जिसको हम किसके टर्म में कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज रेसिडुअल प्रेशर के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमने बोला था जो खोसला ने जो थ्योरी दी है वो दो चीज कैलकुलेट करती है, एक तो अपलिफ्ट प्रेशर, और अपलिफ्ट प्रेशर किस टर्म में, परसेंटेज रेसिडुअल प्रेशर, और सेकेंड चीज हमको ये बताता है एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में, है ना। अब एग्जिट ग्रेडियंट की यदि हम बात करते हैं तो एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या होता है H/D इंटू 1 डिवाइड बाय पाई अंडर लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू अभी आपने देखी किस तरीके से निकाल, 1 प्लस √1 प्लस लैम्डा अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 2, अल्फा की वैल्यू क्या होती है B/D। यहाँ पर H क्या है, हेड कॉजिंग फ्लो, मतलब हेड की वैल्यू, D क्या है डाउन स्ट्रीम वॉल डेप्थ, डाउन स्ट्रीम वॉल की, यहाँ पर ये अच्छे से याद रखना, जो यहाँ पर जो D यूज होगा वो कौन सी वाली कट ऑफ वॉल की डेप्थ होगी, डाउन स्ट्रीम वॉल डेप्थ, है ना, मतलब ये वाली। इफ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कब एप्लीकेबल है, जब हमारा सिर्फ डाउन स्ट्रीम वॉल होगी, है ना, और यदि डाउन स्ट्रीम वॉल नहीं है उस कंडीशन पे हमारी जो I की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इन्फिनाइट हो जाती है। यहाँ तक की चीज़ क्लियर होगी, है ना। इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस आते हैं तो इसका फॉर्मूला ये याद रखना है, इसका लैम्डा का फॉर्मूला भी याद रखना है, अल्फा का फॉर्मूला भी याद रखना है। अब MPPSC AE में यदि बात करोगे तो ऐसे टॉपिकों से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं जो टॉपिक जनरली एग्जामों में कम आते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं हाइड्रोलिक एग्जिट ग्रेडियंट की तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। आपको इसका फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, मैंने बता दिया किस तरीके से फॉर्मूले को याद करना है, तो इन फॉर्मूले को याद कर सकते हो। इस तरीके से हमारी खोसला थ्योरी भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, और हमारा जो सीपेज एनालिसिस एंड सीपेज थ्योरी वाला जो पार्ट है उस पर हमने तीनों थ्योरी को कंप्लीट कर लिया और ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।